हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील, संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के वर्णमाला चैप्टर को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि इसमें 135-36 क्वेश्चन हैं वर्णमाला के। ठीक है, यह केवल उत्तर प्रदेश के ही लिए नहीं, यह अन्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां हिंदी पूछी जाती है। वैसे यह वीडियो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को जो कहते हैं वह वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वह वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, क्योंकि वर्णों से ही क्या होता है? शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है और एक प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? अच्छा, एक बात बताओ, ह्रस्व को हम लोग किस में पढ़ते हैं? स्वर में पढ़ते हैं। दीर्घ को भी स्वर में पढ़ते हैं। प्लुप्त को भी किस में पढ़ते हैं? स्वर में। तो ये तीनों क्या हैं? यह तीनों स्वर हैं। ठीक है, ये तीनों स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी कि अ को अ यदि बोलेंगे ना तो यह स्वतंत्र है, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। आ मैंने लिखा ना तो यह स्वतंत्र है, इसमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने क लिखा ना तो क में अ छिपा है, तो इसमें क को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता है, लेकिन स्वर अपने अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ होता है, प्लुप्त होता है, ह्रस्व होता है। यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुप्त स्वर होता है। यानी उपर्युक्त सही, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरों का स्वरों का उच्चारण है व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता। स्वरों का उच्चारण जो होता है ना, बिना किसी की सहायता से होता है। स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर के भेद। स्वर किसका भेद है? ठीक है, स्वर किसका भेद है? तो स्वर संधि का भेद है, समास का भेद है, लिंग का भेद है, वर्ण का भेद है। तो स्वर जो है वह वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो होते हैं, ये 7 जो होते हैं वो कौन से हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं बाबू? उनको गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। इसको लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इस मूल स्वर जो होते हैं जिसको लघु स्वर कहा जाता है, इस लघु स्वर से इनमें गुरु स्वर में 2 गुना समय लगता है, और इस मूल स्वर का 3 गुना यदि समय लगेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? वह प्लुप्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका सही जवाब क्या देंगे? आ है कि ऊ है कि ए है कि ओ है? मुझे बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है। तो एक मुझे बात बताओ, यह ए जो है ना, वैसे एक मैं बात बता दूं, ये तीनों जो है क्या है? दीर्घ स्वर में आते हैं। ये तीनों स्वर जो होते हैं ये तीनों दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं यह संयुक्त स्वर इन दोनों को बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? इसको और इसको संयुक्त स्वर बोला जाता है। इसको जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? इसको ह्रस्व स्वर बोला जाएगा। लेकिन आ जो होता है इसको दीर्घ स्वर बोला जाएगा, क्योंकि ए और ओ को क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोला जाता है। इसलिए इसका सही जवाब जो होगा आ हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है तो बताओ। ए भी संयुक्त स्वर है, क्योंकि अ धन ई से मिलकर बना है। ठीक है, ऐ भी संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर है, क्योंकि ओ जो बना है अ धन उ से मिलकर बना है। लेकिन यह उ जो है यह संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वह कौन सा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर से अधिक समय किस में लगेगा? वह लगेगा प्लुप्त स्वर में। किस में? प्लुप्त स्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो प्लुप्त स्वर ओम है। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ, केवल मैं आंसर बताता चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वर्णमाला के कम से कम 135-36 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी यदि मैं चारों ऑप्शन पे डिस्कस करूँगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? ठीक है, तो संयुक्त स्वर जो है यहाँ पे ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर है? तो यहाँ पे देखिए, ए भी संयुक्त स्वर है, ए भी संयुक्त स्वर है, ऐ भी संयुक्त स्वर है, लेकिन री जो है वह क्या है? वह ह्रस्व स्वर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अह्रस्व स्वर हो गया, ऐ और ओ संयुक्त स्वर है। यहाँ पे देखिए ऐ और औ जो है वह संयुक्त स्वर है, लेकिन आ जो है वह दीर्घ स्वर है। यहाँ पे देखिए ए, ऐ, ओ यह सब क्या हैं? ये सब संयुक्त स्वर हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका क्या जवाब देंगे? आ, बड़ी ई, ऊ, औ, ओ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओ, क्योंकि ओ क्या है? वह संयुक्त स्वर है और मूल दीर्घ स्वर जो है यही तीन माने जाते हैं, ई, बड़ा ऊ और आ। ये तीन जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं? मूल रूप से दीर्घ स्वर माने जाते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या माने जाते हैं? ये सब माने जाते हैं दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, सॉरी, ये सब माने जाते हैं संयुक्त स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यानी जीव के आधार पे स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? तीन भागों में। कौन कौन से? एक अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र भी है जीव के आधार पे, मध्य भी है, पश्च है, लेकिन विपरीत स्वर जो है यह जीव के आधार पे नहीं है। यहीं पे और समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा वो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध विपरीत स्वर है, अर्ध विपरीत स्वर है, कौन सा है? ऊ है, ए है, आ है, ऐ है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन से? मुख द्वार के आधार पे जो होते हैं वह स्वर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विपरीत स्वर होता है। विपरीत स्वर में कौन कौन से आते हैं? केवल आ आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्ध विपरीत होता है। अर्ध विपरीत में जो आता है अ, ए और औ आता है, अ, ऐ, औ आता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में जो आता है ए और ओ आता है। और समृद्ध स्वर में जो है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? तो एक बात बताइए, म भी ओष्ठ से बोला जाता है, ब भी बोला जाता है, ठीक है, ऊ भी बोला जाता है, लेकिन आ जो है यह कंठ से बोला जाता है, ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो ऊ जो होता है वह ओष्ठ से बोला जाता है, ई जो है यह तालु से बोला जाता है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बड़ी ई जो है यह भी तालु से बोला जाता है, लेकिन अ जो है वह कंठ से बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इन सभी का उच्चारण जो होता है ना बाबू, तो वो किससे होता है? वह तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से। कंठ से कौन कौन होते हैं? क, ख, ग, घ होता है, फिर इसके अलावा अ होता है, आ होता है, फिर ह होता है। ये वर्ण जो होते हैं वो कंठ से होते हैं। मूर्धा से आप लोग जान ही रहे हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़ और मूर्धनी स भी होता है। ओष्ठ से क्या होता है? प, फ, भ, भ, म वाला होता है। ठीक है, तो ये ओष्ठ से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन से वर्ण बोले जाते हैं? अग्र स्वर में ए वाला बोला जाता है, ए बोला जाता है, ऐ बोला जाता है, ई बोला जाता है और बड़ी ई बोला जाता है। ये किससे बोले जाते हैं?
ये बोले जाते हैं अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से। मध्य भाग से कौन बोला जाता है? मध्य भाग से बोला जाता है केवल अ, और इसके अलावा जो भी स्वर बच रहे हैं ना वो पश्च भाग से बोले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ को तो कंठ से बोलते हैं, ई को तालु से बोलते हैं, आ को भी कंठ से बोलते हैं, लेकिन ऊ जो होता है उसको ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा स्वर दिया है। अ और आ को कंठ से बोलते हैं, ई और बड़ी ई को तालु से बोलते हैं, री को मूर्धा से बोलते हैं, ऊ और बड़ा ऊ को ओष्ठ से बोलते हैं, ए और ऐ को जो कंठ तालु से बोलते हैं, और यहाँ पे बच जा रहा है ओ और औ को बोलते हैं कंठ ओष्ठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य जो होता है अभी हम लोग पढ़े हैं ए और ऐ होता है, ए और ऐ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अच्छा, इसको कैसे बोलते हैं? ओ को तो यह कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। ह को कैसे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। छ को कैसे बोलते हैं? ये तालु से बोलते हैं। और ए जो है यह कंठ ओष्ठ से कंठ तालु से बोला जाता है, क्योंकि यह अधन किससे मिलकर बना है? ए से मिलकर बना है। और यह ए जो है अधन ई से मिलकर बना है, तो अ कंठ से बोला जाता है और ई तालु से बोला जाता है, तो इसलिए ऐ भी जो है वह कंठ तालु से बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। ठीक है, ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? ए के उच्चारण में कंठ, यहाँ पे कंठ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तालु हो जाएगा, और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? मतलब ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी कि यह उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे बोले जाएंगे? तो ओ जो बोला जाता है ना, ओ जो बनता है अधन ऊ से मिलकर बनता है। ओ ये कैसे मिलकर बनता है? वो अधन ऊ से मिलकर बनता है। अ को बोलते हैं कंठ से और ऊ को बोलते हैं ओष्ठ से, तो इसलिए यह ओ जो बोला जाएगा वह कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा, और औ भी कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िएगा, इसमें कुछ डाउट है। 35 नंबर। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उनको हम बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है उसको निरनुनासिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? अभी मैं बताया हूँ, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरनुनासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्त मुखी स्वर है? ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए। ओठों की आकृति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अवृतमुखी होता है और एक वृत्तमुखी होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा,
तो इसमें अवृतमुखी पूछा है ना, तो अवृतमुखी जो होते हैं वह कौन कौन से स्वर होते हैं? एक तो अ होता है, ठीक है, एक आ होता है, ठीक है, ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, अय होता है। यह क्या है? अवृतमुखी हैं। और इसके अलावा जो बच रहा है वह क्या है? वह है वृतमुखी। तो इसको आप इस तरह से याद रखिए ना, पहले वृतमुखी वाला याद रखिएगा। वृतमुखी में ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें वृतमुखी में केवल ऊ याद रखिएगा और ऊ से बनने वाले स्वर को याद रखिएगा, क्योंकि यह ऊ से बन रहे हैं। ओ जो है अधन ऊ से मिलकर बन रहा है, तो यह भी ऊ से मिलकर बन रहा है और यह औ भी ऊ से मिलकर बन रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें एक स्वर और ध्यान रखिएगा, यह आ वाला, ठीक है, बिंदी आ वाला, ऊपर चंद्र बिंदी वाला जो होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह पश्च है और समृद्ध है। देखो, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो यह जीभ के आधार पे पश्च है, ठीक है, और वृत्तमुखी के आधार पे नहीं, हाँ, मुखी के आधार पे जो है यह समृद्ध है, ठीक है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो प्लुप्ति भी स्वर होता है, ह्रस्व भी होता है, और फिर ये क्या है? सॉरी यार, ये क्या है? द्वित्व और संयुक्त। तो स्वर जो होता है ह्रस्व होता है, संयुक्त होता है, प्लुप्त होता है, लेकिन द्वित्व नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। तो री ध्वनि क्या है? री किस में हम लोग काउंट करते हैं? स्वर में, और स्वर में भी किस में? ह्रस्व स्वर में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो हो जाएंगे, 4, एक सेकेंड, 4 जो हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन और 4 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? उष्म व्यंजन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमा अक्षरों की संख्या कितनी है? तो पंचमा अक्षर जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 5 होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण जो होता है वही पंचमा अक्षर होता है, ठीक है। तो 5 होती है इनकी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको जो बांटा गया है, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पे। कौन कौन सा? एक अघोष होता है और एक होता है सघोष, ठीक है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है, और वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो होता है वह सघोष होता है। सघोष में अंतस्य व्यंजन आते हैं और उष्म व्यंजन का ह भी आता है। अघोष में तीनों स आते हैं, यानी तालु वाला स आता है, फिर मूर्धा वाला स भी आता है और दंत वाला स भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा।
एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन उसमें व्यंजन नहीं है? कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो स भी उसमें व्यंजन होता है, ये तालु स होता है, मूर्धा स होता है, और ये दंत स भी होता है। इसके अलावा ह भी होता है उसमें व्यंजन, लेकिन ग उसमें व्यंजन नहीं है। ग को स्पर्शी व्यंजन कह सकते हैं, ग को वर्गीय व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ जो हैं, यह क भी कंठ से बोला जाता है, ख भी बोला जाता है, तो यही सही इसका जवाब हो जाएगा। ये च और ज कैसे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। य भी तालु से बोला जाता है, और र जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है। ट और र, ट जो बोला जाता है वह मूर्धा से बोला जाता है, और र जो होता है वह ये र जो होता है वह किससे बोला जाता है? नासिक से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घ का उच्चारण स्थान है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, ल और स भी जो होता है, ल त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। इसके अलावा ल और स दंत से बोला जाता है। मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? री बोला जाता है, और ट वर्ग का पूरा बोला जाता है, र और मूर्धनी स बोला जाता है। तालु से ई, बड़ी ई और च वर्ग बोला जाता है, यानी च छ ज झ यहाँ वाला य बोला जाता है, और तालु वाला स भी, तालु वाला स यानी बड़ा स भी तालु से बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनियों को हमें छांटना है। तो ये प फ ब भ म ये ओष्ठ से बोला जाता है। य र ल, तो य बोला जाता है तालु से, र बोला जाता है मूर्धा से, ल बोला जाता है दंत से, और व बोला जाता है दंत ओष्ठ से। ठीक है, फिर उसके बाद सी वाला ऑप्शन है क ख ग घ, ये कंठ से बोले जाते हैं। च छ ज झ ये जो होता है ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, ये तालु से बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ जो बोली जाती है वह ग बोला जाता है कंठ से। त जो है वह दंत से बोला जाता है। च जो है वह तालु से। प जो है ओष्ठ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नीचे देख लीजिए, दिया भी है। हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है, ये कैसे उच्चारण स्थान के आधार पे बोला जाएगा स को? तो इसको तालव्य से बोला जाएगा। ठीक है, इसको कैसे बोला जाएगा? तालव्य से। अच्छा, तालव्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ई, बड़ी ई, च छ ज झ इया और य, ये सब जो बोले जाते हैं वह तालव्य से बोले जाते हैं। तालव्य व्यंजन है, अभी देख लीजिए, च छ झ और यहाँ पे झ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान भी क्या है? तालु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि निम्न में से कौन सी है? बताइए। ये स वाला तालव्य ध्वनि है। ट जो होता है वह मूर्धा से बोला जाता है, प जो होता है वह ओष्ठ से बोला जाता है, क जो है वह किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनियाँ हैं, च छ ज झ यही है। ठीक है, प फ ब भ ये ओष्ठ से, ट ठ ड ढ ये जो बोला जाता है ये मूर्धा से, त थ द ध ये जो बोला जाता है ये दंत से बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस में आती हैं? तो च वर्ग ध्वनियाँ जो हैं वो किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। च छ ज झइयाँ कैसे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। च छ ज झइयाँ ये तालु से बोला जाता है। किसे? तालु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ग को कंठ से बोला जाता है, न को नासिके से, म को भी नासिके हो जाएगा, और झ जो हो जाएगा वह तालु से बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से कौन सा होता है? छ का होता है। किसका? छ का होता है। क को कंठ से, म को नासिके से, प फ ब भ म, ठीक है, और ढ को जो है मूर्धा से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? तालव्य जो है तो इसको ये ज हो जाएगा, क्योंकि त जो है वह दंत से बोला जाता है। ल कैसे बोला जाएगा? ल को भी दंत से बोलते हैं। और ध, प फ ब भ, त थ द ध, ध जो है इसको कंठ से बोलते हैं। चलिए ये घ है, ठीक है, क ख ग घ, घ को कंठ से बोलते हैं, ध नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, अब यहाँ पे देखो नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा, तो भी दंत है, ल भी है, द भी है, लेकिन यह तालु है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो दंत नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? दंत से नहीं बोला, त भी दंत से बोला जाता है, द भी बोला जाता है, न भी बोला जाता है, लेकिन ट जो है, ट इसको मूर्धा से बोलते हैं। किसे? मूर्धा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग है, ट वर्ग कैसे बोला जाता है? ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसको कैसे बोलते हैं? तो ढ का उच्चारण स्थान जो है ढ का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है का डैश है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प है। तो ट ठ ड ढ, तो ये कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ट वर्ग और चौथा वर्ण है। क्या है? ट वर्ग और चौथा वर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? यह त है। कौन सी है? दंत ध्वनि त है। क को कैसे बोलते हैं? कंठ से। छ को कैसे बोलते हैं? तालु से। प को कैसे बोलते हैं? ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करें नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 136 क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि कौन सी है? तो ख जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, ख जो होता है कंठ से बोला जाता है, च तालु से बोला जाता है, और फ जो होता है वह कैसे बोला जाता है? यह ओष्ठ से बोला जाता है, लेकिन ल जो होता है वह दंत से। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं, तो दंत ध्वनियाँ कौन सी है? च छ ज झ, ये तालु से बोले जाते हैं। प फ ब भ, ये कैसे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। त थ द ध, ये कैसे बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं, ठीक है। ये कैसे बोले जाते हैं? दंत से। थोड़ा सा रुक जाइए। और ट ठ ड ढ, ये कैसे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं मूर्धा से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दंत ध्वनियाँ त थ द ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ल और स का उच्चारण ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दंत होता है, ठीक है। क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब द हो जाएगा, क्योंकि ग जो होता है कंठ से बोला जाता है, ज तालु से बोला जाता है और प ओष्ठ से बोला जाता है। तो सही जवाब सी हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि खोजना है। तो घ ये कैसे बोला जाता है? घ जो होता है कंठ से बोला जाता है, ये ध त थ द ध ये जो बोला जाता है ये कैसे बोला जाता है? ये दंत से बोला जाता है, ये दंत से बोला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि प जो होता है ओष्ठ से, ट जो होता है वो किससे बोला जाता है? मूर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जीभ जो है दंत को स्पर्श कर कर यदि बोला जाए तो वो उसको बोलते हैं दंत, दंत ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत ध्वनि बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स मूर्धा से बोला जाता है, नहीं, स को तालु से बोलते हैं। स को कैसे बोलते हैं? स को तालु से बोलते हैं। च को तालव्य से, च को भी तालु से बोलते हैं यानी तालव्य से, स को भी तालव्य से। और ये वाला स जो है ना इसको दंत से बोलते हैं, और इस वाले स को जो है मूर्धा से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको दंत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्योंकि जीभ जो है दांत को स्पर्श कर रही है तो वो कैसे बोला जाएगा? दंत से। तो सही जवाब हो जाएगा बी। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? तो म जो होता है प फ ब भ म, तो ये एक तरह से ओष्ठ से भी बोला जाता है और एक तरह से नासिके से भी बोला जाता है। ल जो है, ल ये कैसे बोला जाएगा? ये दंत से बोला जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दंत, ल हो जाएगा। प जो है ओष्ठ से, उ जो है ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण जो है वह स है, क्योंकि प ओष्ठ से, ह कंठ से, ट मूर्धा से। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प फ ब भ म ये कैसे बोले जाते हैं? तो ये सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये सब कैसे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की ब ध्वनि है तो प फ ब भ म, तो ये कैसे, ब कैसे बोला जाता है? तो ब ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वह चार होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, य, र, ल और व होता है। ठीक है, ब नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है तो ब ध्वनि को प फ ब भ, तो इसको कैसे बोलते हैं? ओष्ठ से। कैसे बोलते हैं? ओष्ठ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ये प फ ब भ, यही ओष्ठ ध्वनि है। फ छ तालु है, न जो है ये नासिके से भी बोला जाता है और किससे बोला जाता है? त थ द ध न, त थ द ध न, तो यह दंत से भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे नासिक के ऑप्शन दिया है तो नासिक के मारिएगा। ठीक है, र जो होता है, र मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो है वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है बताइएगा। तो
इसका सही क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ये है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अरे य र ल व जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4, सौ स ह, यानी तीनों स और ह। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह क्या होता है? महाप्राण होता है। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इसके अलावा तीनों स अघोष होते हैं। ठीक है, यानी उस व्यंजन का तीनों स जो होता है वह अघोष होता है, और उस व्यंजन का ह जो होता है वह क्या होता है? वह सघोष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन तो क, च, ट, य। एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्गीय व्यंजन होता है उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन में क आएगा, च आएगा, ट आएगा। तो जो वर्गीय व्यंजन के जो 25 वर्ण होते हैं वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? य। और य क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन छाटना है। इसमें य नहीं है, यह अंतस्थ व्यंजन है। छ जो है यह क्या है? यह संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। त्र भी संयुक्त व्यंजन है। त्र किन जो दो वर्णों से मिलकर बना है? तो यह त और र से मिलकर बना है। ठीक है, छ जो है किससे मिलकर बना है? क और र से मिलकर बना है। क में हलंत रहेगा। ज्ञ जो मिलकर बना है वह ज और य से मिलकर बना है। ज में हलंत रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछेगा छ किस वर्ण के बाद आता है? तो छ जो आता है वह क वर्ण के बाद आता है। ठीक है, और ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है? ज वर्ण के बाद आता है। त्र किस वर्ण के बाद आता है? त्र जो है त वर्ण के बाद आता है। स्र किस वर्ण के बाद आता है? तो स्र जो है स वर्ण के बाद आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन वह है य र ल व। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? य है। ये जो है ये स जो है यह उसमें व्यंजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व है। स ह यह उसमें व्यंजन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्म वर्ण कौन से हैं? उष्म वर्ण कौन से हैं? तो स ह है। ठीक है, और यहाँ पे य र ल व जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। छ त्र ज्ञ और इसमें स्र जोड़ देंगे तो यह संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तो उष्म वर्ण जो हैं उष्म वर्ण जो हैं स हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, य र ल व क्या है? यह क्या है? यह अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें व्यंजन कौन सा है? तो उसमें व्यंजन इसमें से छाटेंगे तो उसमें व्यंजन जो है इसमें से ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा, क्योंकि स ह होता है। ठीक है, ह को कंठ से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नीचे देखिएगा। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ पे ज्ञ है, क्योंकि यह ज और य से मिलकर बना है। आधा ज और य से मिलकर बना है, तो यह ज्ञ संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये जो होता है यह संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे ना तो वह क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है छ किन वर्णों से मिलकर बना है? आधा क और स से मिलकर बना है। आधा क
और स से मिलकर बना है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे देता है और कभी कभी ऐसे न देकर इसमें स में हलंत लगाएगा और अ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी क में हलंत, मूर्धनी स में हलंत और प्लस अ को जोड़ देगा, क्योंकि मूर्धनी स से हलंत लगाकर, मूर्धनी स में हलंत लगाकर अ को निकाल दिया, तो यह भी सही है। यानी कि यहाँ पे देखो, जहाँ पे हलंत नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे देख लो, त्र जो मिला है त और र से मिलकर बना है, अगर इसमें हलंत लगाऊंगा और यहाँ पे अ जोड़ दूंगा तो ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे त और र, यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो ये भी सही है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और य से। स्रज किससे मिलकर बना है? स और र से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। छ वर्ण व्याकरण के अनुसार है, छ वर्ण व्याकरण के अनुसार है, क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बनते हैं? छ वर्ण जो होता है क और स के योग से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ज और य से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या आता है? वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अलावा सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो ये देखो, क ख ये दूसरा हो गया, ये महाप्राण हो गया। क ख ग ये तीसरा हो गया, यानी कि वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा क्या? ग। घ क्या है? महाप्राण। ठ क्या है? महाप्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्प प्राण में इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण। तो क ख, तो ख क्या है? ख इसमें क्या है? ख महाप्राण है। ख क्या है? ख महाप्राण है। थ भी महाप्राण है, प फ भी महाप्राण है, लेकिन च जो है वह वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, इसलिए क्या है? अल्प प्राण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है, तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, य, ये बी वाला कौन सा है? बी वाला। च, छ, च, ज, य ये है अल्प प्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से? अल्प प्राण वर्ण कौन से? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह क और ग भी है और अ और आ भी है, क्योंकि अल्प प्राण सभी स्वर भी होते हैं और वर्गीय व्यंजन का तीसरा, पांचवा वर्ण भी होता है, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अ और आ, क और ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो कहलाता है वह महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि पूछ रहा है ना, तो महाप्राण देख लीजिएगा, क ख ग घ ये महाप्राण है। इसके अलावा जो ज है, क है, प है, ये तीनों क्या है? अल्प प्राण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा घ हो जाएगा, क्योंकि क अल्प प्राण, तो अल्प प्राण, त क्या है? अल्प प्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो कौन सा है? क ख, ये ख भी महाप्राण है। च छ ये भी महाप्राण है। ट
ट ठ ये भी महाप्राण। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? यानी महाप्राण ध्वनियाँ जो है वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा। इसके अलावा स स ह ये भी होते हैं महाप्राण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है, निम्न में महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन क्या है? घ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भ है। ठीक है, निम्न में महाप्राण व्यंजन भ है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वर्गीय। अघोष वर्ण क्या होता है? वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष वर्ण होता है। ठीक है, तो च छ ज ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये सघोष हो जाएगा। ठीक है, ये स जो होता है, तीनों स जो होते हैं वो अघोष होते हैं, लेकिन उसमें व्यंजन का ह जो होता है ह वह सघोष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और सभी स्वर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? क है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क क्या है? अघोष है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इसके अलावा तीनों स अघोष होते हैं बस। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो च खुद ही अघोष है। कौन सा है? च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष नहीं। निम्न में कौन सा अघोष वर्ण है? तो ये प है अघोष वर्ण। ठीक है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अघोष पूछ रहा है। ठीक है, तो अघोष कौन सा है? ये वाला स है, ये वाला स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स भी है और एक और है त भी है, स और त दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन में कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो स भी घोष नहीं है और त भी घोष नहीं है, यानी कि स भी अघोष है और त भी अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण क्या होता है? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है। इसके अलावा जो होता है अंतस्य व्यंजन यानी य, र, ल, व होता है। इसके अलावा उसमें व्यंजन का ह भी क्या होता है? घोष होता है। ठीक है, इसके अलावा सभी स्वर भी जो होते हैं वह भी घोष होते हैं। ठीक है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो चलिए छांट लीजिएगा। प जो है यह अघोष हो गया। ठीक है, त थ यह भी अघोष हो गया। ठीक है, ये स भी अघोष है, लेकिन प फ ब यह क्या है? घोष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 116 नंबर का ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, उसमें होता है सघोष होता है और पार्श्विक होता है, लेकिन उच्छिप्त नहीं होता है। ठीक है, उच्छिप्त नहीं होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्छिप्त में जो होते हैं वह ड और ढ होते हैं। ठीक है, ड और ढ होते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? तो ये क जो है अघोष है, च अघोष है, ख अघोष है, तो बचा क्या? ग।
ग जो है वो क्या है, घोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष पूछ रहा है। प जो है प, तो यह अघोष है। त थ द, द जो है यह घोष है, यह घोष है। ट और फ अघोष हैं। तो इसका सही जवाब 119 नंबर का हो जाएगा सी, द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ह। ह को हम लोग क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि जो होती है वह ल होती है। क्या होती है, ल होती है। पार्श्विक ध्वनि ल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, यानी ल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो स्पर्श व्यंजन आप लोग जानते हैं, मैं बताता हूँ। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं किसको कहते हैं, वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क आता है, य, र तो अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, य, स ये भी नहीं होगा। क, च, प, द ये सही है, सी। क्योंकि ये जो चारों अक्षर हैं क, च, प, द ये वर्गीय व्यंजन में आते हैं, और वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क्योंकि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन को कहते हैं, वर्गीय व्यंजन को कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या 25 है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन कौन से वर्गीय व्यंजन, यहाँ से देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो छ, त्र, ज्ञ ये तो है नहीं, ये तो संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन, ग भी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ज जो है वह आगत व्यंजन है। य, र, ल ये भी नहीं है। ठीक है, त, थ, द, ध ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 126 नंबर का सी। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ भी संयुक्त व्यंजन है, त्र भी है, ज्ञ भी है, लेकिन फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन त्र, ज्ञ, छ है, लेकिन झ नहीं है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए 129 नंबर देखते हैं। अच्छा, ये संयुक्त व्यंजन को ध्यान रखिएगा। छ किससे मिलकर बना है, क और स से। त्र कैसे, त और र से। ज्ञ कैसे, ज इया से। स्र कैसे, स और र से। ये हलंत जरूर याद रखिएगा, किस पे हलंत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, कौन सा होगा बताओ तो, कौन सा इसका सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ये ट वर्ग में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है? तो ब इसमें स्वर
नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है छ। क के बाद कौन सा दिखाई देगा? छ। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? मतलब इसमें यदि देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? तो री है, री सभी में चारों में है। री के बाद यहाँ पे देखो ग आ जाएगा पहले। यहाँ पे छ जो है क और स से मिलकर बना है, तो पहले क इसमें आ रहा है और इसमें ग है और इसमें र है, तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 132 नंबर का? तो रिच जो है सही जवाब होगा, यानी ब, 132 नंबर का ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 133 नंबर। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये, अच्छा कभी भी आपको यदि अ हो चाहे आ हो, कहीं भी चंद्र बिंदु देखा जाएगा ना, तो वो हिंदी वर्णमाला में चाहे वह स्वरों में भी सबसे पहले आता है, स्वरों में भी सबसे पहले आता है। तो आँख और आँच में इन दोनों में देखना है, तो आ और आ दोनों में सेम है, ये सब पीछे आएंगे, तो ये सबसे पहले पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो ख पहले आएगा कि चौ पहले आएगा? ध्यान से देखिए, ख पहले आएगा कि चौ, क्योंकि आ और आ दोनों में सेम है। ठीक है, तो पहले ख आएगा कि चौ आएगा? पहले ख आएगा, तो इसलिए सबसे पहले इसका जवाब हो जाएगा ख, आँख। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अयोगवा से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की संख्या 2 है। एक है अंग और एक है अह। अंग को हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अह को बोलते हैं हम लोग विसर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अयोगवा कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना ही स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अंग और अह, यानी अयोगवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक समाप्त होता है वर्णमाला का, और 136 क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कि हिंदी वर्णमाला से किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। वैसे यह विशेषतः उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ाया हूँ, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भी क्वेश्चन यदि वर्णमाला से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।